कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से एक दिन पहले मेरा पुनर्जन्म हुआ। मैंने टॉप स्टूडेंट को स्कूल की छत से नीचे खींच लिया। मैंने तुमसे कहा था मत कूदना, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? वो जमीन पर गिर गई, उसकी आंखें नीचे झुक गईं, उसकी पलकें फड़कने लगीं और वो सिकुड़ गया। उसने धीरे से मुझसे माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो। मैं उसके सामने खड़ा था, अपना हाथ बढ़ाया। लियू रुयान, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। उसने मुझे हैरानी से देखा, जैसे कोई डरा हुआ पपी हो। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। लियू रुयान, क्या तुम यकीन करते हो कोई है जो अपनी ज़िंदगी के 12 लंबे साल अकेले चलकर तुम्हारे पास आएगा? वो इंसान मैं हूँ। उसका गला रुंध गया और उसका ठंडा हाथ चुपचाप मेरे हाथ में आ गया। उसकी आवाज़ भारी थी, प्लीज़ मुझे बचा लो। पिछली ज़िंदगी में मैं एक आलसी निकम्मा लड़का था जो सिर्फ खाने पीने और मज़े करने के बारे में सोचता था। उस सुबह हमेशा की तरह नहाने के बाद मैं नाश्ते के लिए दीवार फांदने के लिए अपने स्टडी रूम के पिछले गेट पर गया। अचानक कोई मेरे पैरों पर खून से लथपथ गिर पड़ा और मुझ पर भी खून के छींटे पड़ गए। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, करहाने लगा और कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि कूदने वाली लियू रुयान थी, जो हमारी क्लास में टॉप स्टूडेंट थी और 3 साल से लगातार फर्स्ट रैंक पर थी। वो एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता एक ग्लास फैक्ट्री में काम करते थे, जहां उन्हें एक मशीन से चोट लग गया, जिससे वे दोनों पैरों से अपाहिज हो गए। फैक्ट्री ने उन्हें हर्जाना देने से मना कर दिया। उसकी मां इंसाफ मांगने गईं, लेकिन वापस आते समय उन्हें पीटा गया। उन्हें स्ट्रोक आया और वे अभी भी हॉस्पिटल में थीं। उन्हें सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। उसके पिता ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपनी व्हीलचेयर से आंगन के पीछे एक सूखे कुएं में गिर गए और गिरकर मर गए। और लियो रुयान, वो लड़की जिसने मुझे 12 साल तक परेशान किया था, उसने हाई स्कूल के अपने अभी भी नासमझ सीनियर साल में कूदने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि उसकी मौत से स्कूल उसकी मां की बीमारी के लिए कुछ हर्जाना देगा। अपने पिछले जीवन में हर रात जागकर मैं लियो रुयान के एक अव्वल छात्र के रूप में बिताए 3 साल की घटनाओं के बारे में सोचता रहता था। जो बातें आम दिनों की तरह लगता था, अब वे मेरे दिमाग में साफ दिखाई देती हैं। हो सकता है वो मुझे न जानती हो, लेकिन मैं उसे जानता था। अतीत में सिंघुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय की इस प्रतिभाशाली छात्रा से कोई अनजान नहीं था। मेरे कंप्यूटर में उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं, जो सभी स्कूल फोरम पर मेरा रात की नींद हराम करने के दौरान मिला था। स्कूल के खेलकूद प्रतियोगिता में स्प्रिंट में प्रथम स्थान जीतने की उसकी तस्वीरें हैं। उसकी आंखें हंसी से भर रही हैं, पसीना टपक रहा है, लेकिन युवा ऊर्जा से भरी हुई है। एक अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए उसकी चमकदार मुस्कान की तस्वीरें हैं। उसके सुंदर और नाजुक चेहरे को कैमरे में कैद किया गया है। बाद में वो एक छात्रावास में मर गई। इन तस्वीरों में उसकी जीवंत हाई स्कूल के वर्ष दर्ज हैं। उसे इस गौरव को जारी रखना चाहिए था, एक ईर्ष्यालु सितारा बनना चाहिए था। बदकिस्मती एक चट्टान की तरह गिरती है, खास तौर पर बदकिस्मत लोगों को निशाना बनाती है और जरा भी मिठास नहीं रहने देती। अपने 30वें जन्मदिन पर मैंने लियू रुयान का सपना देखा। वो मेरे सपने में आई, अपनी हाई स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, अजीब और माफ़ी मांगती हुई, ठीक आज की तरह, अच्छे व्यवहार वाली और धीरे से मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा नया सूट गंदा कर दिया और तुम्हें डरा दिया। मैंने वहाँ 12 साल की मेहनत कमाई है और आखिरकार मैं तुमसे माफ़ी मांगने आ सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। उसने मुझे झुककर प्रणाम किया। उसके चेहरे पर वही नरमी थी जैसे उसने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष मुझसे बात करते समय दिखाई थी। हाई स्कूल के 3 सालों में हमने सिर्फ उसी समय बात की थी। मैं अपना मैथ का टेस्ट देना भूल गया था। क्लास में बहुत कड़ा कंपटीशन था। मैं एडवांस्ड क्लास में था, ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। कई लोगों से सवाल कॉपी करने के लिए कहने के बाद भी, लेकिन कामयाब न होने पर लियू रुयान ने मुझे टेस्ट दे दिया। वो चुप रही, खांसी और उसके कान थोड़े लाल हो गए थे, लेकिन वो शांत रही। लिखो, उसने कहा। खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी, सूरज चमक रहा था और वो जवानी के जोश से भरी हुई किसी भी दूसरे स्टूडेंट की तरह अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे समय में थी। मैंने लियू रुयान को एक तरफ खींचा और छुट्टी मांगी। होमरूम टीचर ने आह भरते हुए कहा, मैं पता लगाऊंगा कि डोनेशन किसने चुराया है। तुम अपने पापा का अच्छे से ख्याल रखना। 2 दिन पहले स्कूल ने अचानक लियू रुयान के लिए पैसे जमा किए।
लियू रुआन पॉपुलर थी और अपनी पढ़ाई में जीनियस होने की वजह से वो अपने होमवर्क नोट्स और टेस्ट पेपर्स को लेकर कभी कंजूसी नहीं करती थी। उसके फैंस का एक ग्रुप था जो अपना होमवर्क जमा करने के लिए उस पर निर्भर रहता था। हालांकि ये स्टूडेंट्स पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन वे डोनेशन ऑर्गेनाइज करने को लेकर बहुत उत्साहित थे। 2 दिन से भी कम समय में उन्होंने 80,000 युआन जमा कर लिए। लेकिन जैसे ही क्लास कमेटी ने पैसे जमा करके हॉस्पिटल में लियू रुआन को देने की तैयारी की, वे क्लासरूम में चोरी हो गए। ये लियू रुआन की कमर तोड़ने वाली आखिरी बात थी। 80,000 युआन के डोनेशन में से 50,000 युआन ये क्लास में ट्रांसफ़र हुआ स्टूडेंट था, जो सुनहरे बालों वाला, हमेशा सबसे नीचे रहने वाला बदमाश था, स्कूल का एक बुली। ये ब्रदर भियाओ ने डोनेट किया था। लियू रुआन की मौत से पहले उसने 3 सुसाइड नोट छोड़े थे, एक स्कूल से माफ़ी मांगने के लिए, एक अपनी माँ के लिए और दूसरा ब्रदर भियाओ के लिए। 6 फीट से ज़्यादा लंबे उस हट्टे कट्टे आदमी को जब लेटर मिला तो वो फूट फूट कर रो पड़ा, जबकि उसमें सिर्फ 2 शब्द थैंक यू लिखे थे। ब्रदर भियाओ ने चोरी करने वाले स्टूडेंट को ढूंढने में 1 महीना लगाया, उसे बुरी तरह पीटा और 15 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया। रिहा होने के बाद उसने सबसे पहले चोर और चोरी के पैसे को लियू रुआन की कब्र पर ले जाकर सिर झुकाया और शराब चढ़ाई। बाद में जब मैं चुपके से लियू रुआन की मां की देखभाल करता था तो मैं हर कुछ दिनों में ब्रदर भियाओ को हॉस्पिटल में देखता था। जब डॉक्टर उससे पूछता कि मरीज कौन है, तो वो, जो पहले ही कामयाब हो चुका था, हाथ में ब्रीफकेस लिए हंसता, उसका बेटा मेरा भाई है, तुम्हें पता है, वो ट्रैफिक पुलिस वाला जिसकी मैंने हाई स्कूल में होमवर्क कॉपी करने के लिए जान जोखिम में डाली थी। मैंने लियू रुआन की आंखों में देखा, जो टीचर के चोरी हुए डोनेशन का जिक्र करने के बाद शांत हो गई थी। मैंने उसके कंधे पर जोर से थपथपाया, उसे दिलासा देते हुए कहा, दुखी मत हो सकता है जिसने तुम्हारे पैसे चुराए हों उसके परिवार में भी कोई दुखद घटना हुई हो। वैसे चिंता मत करो, 80,000 में से 50,000 भाई भियाओ ने दान किए थे। भाई भियाओ स्कूल का बदमाश है, वो उसे ज़रूर पकड़ लेगा। लियू रुआन में होंठ पीछे मेरी तरफ देखा, बोलना चाहती थी, लेकिन फिर सिर नीचे करके आगे बढ़ गई। मैं 1 इंच भी नहीं हिला। मैं उसके पीछे पीछे गया। उसने स्कूल की नीली और सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसकी पीठ पतली और सुंदर दिख रही थी। उसकी गर्दन के पीछे की स्किन बहुत सफ़ेद थी। मैं उसे ध्यान से देख रहा था, डर रहा था कि वो किसी भी पल मेरी नज़रों से ओझल हो जाएगा। मुझे डर था कि ये सिर्फ एक सपना है और लियू रुआन एक जीता जागता इंसान थी। मेरा यकीन करो, मैंने उसे चिढ़कर घूरा। मेरा नाम फैंग युआन है, लोन शार्क नहीं। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो पूरी तरह घबरा गई। उसकी सफ़ेद साफ उंगलियां अनायास ही मुड़ गईं। मुझे माफ़ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं मुस्कुराया। मुझे पता है, मैं बस तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था। लियू रुआन के साथ वार्ड में जाने के बाद मैंने भाई बियाओ को फ़ोन किया और उनसे कहा कि वे मेरी तरफ से उसका ध्यान रखें। मुझे कुछ पैसे लेने और एक केयरगिवर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत थी। भाई बियाओ और मैं बचपन के दोस्त थे। दोनों ट्रांसफ़र स्टूडेंट थे, दोनों क्लास में सबसे नीचे थे। वो सबसे पीछे था, मैं दूसरे नंबर पर। हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम दोनों अमीर लोगों के बच्चे थे। हम किस तरह के एकेडमिक जीन की उम्मीद कर सकते थे? ये सुनने के बाद कि लियू रुआन आज एक बिल्डिंग से कूदने ही वाली थी, भाई बियाओ घबरा गया। घबराहट में उछल कूद करने लगा। उसने मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी देखा और कहा, स्कूल के आसपास के सभी इलेक्ट्रिक स्कूटरों को साइकिलों से किसने बदल दिया? मैं तो बोल ही नहीं सकता। दादी, फैंग युआन, तुम उस पर नज़र रखना। ग्रेजुएशन में अभी 8 महीने बाकी हैं। मेरा जिंदा शियाओ युआन नहीं जा सकता। जैसे ही भाई बियाओ हॉस्पिटल पहुंचा, उसने अपनी जेब से कैश की एक गड्डी निकाली और लियू रुआन के हाथ में थमा दी। लड़की, तुम मर नहीं सकती। अगर तुम मर गई तो तुम्हारी माँ क्या करेगी? मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारे ग्रेजुएट होने पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। तुम सिंघुआ या पीकिंग यूनिवर्सिटी जा रही हो। तुम रिसर्च करने जा रही हो। तुम्हारा फिजिक्स का स्कोर मुझसे ज़्यादा है। तुम जो भी रिसर्च करोगी, तुम उस ग्लास फैक्ट्री के मालिक को उड़ा सकती हो। इसके अलावा फैंग युआन और मैं अभी भी जिंदा हैं। तुम इतनी बेताब कैसे हो सकती हो? मैं चुप रह गई। लियू रुआन भाई बियाओ की वजह से थोड़ी शर्मिंदा और अजीब महसूस कर रही थी। वो बोलने में हिचकिचा रही थी। बदकिस्मती से भाई बियाओ अंधा था और बहुत ज्यादा जाना पहचाना था। उसे दूसरे इंसान की आंखों में अजीबपन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। ये सच में काफी अच्छा था।
जब से भाई बियाओ आए थे, वार्ड का दबाव वाला माहौल काफ़ी कम हो गया था। मैं पैसे लेने गया और मन की शांति के साथ केयर गिवर से कांटेक्ट किया। जब मैं वापस आया तो भाई बियाओ सिगरेट पी रहे थे। उनका हाथ लियो रुयान के कंधे पर था और वे बकवास कर रहे थे। मेरे पापा शहर के हॉस्पिटल में काम करते हैं, वापस आकर मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? मैंने भाई बियाओ के मुंह से सिगरेट छीनी और कूड़ेदान में फेंक दी। तुम्हें कोई तमीज नहीं है? ये एक हॉस्पिटल है। भाई बियाओ ने अपनी नाक छुई। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। आदतन वे शेखी बघारते हुए मुस्कुरा रहे थे। केयर गिवर का इंतजाम होने के बाद मैंने लियो रुयान के लिए नया जारी किया गया कार्ड निकाला। लियो रुयान ने दांत पीस लिए, उनका गला भराया, उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने भाई बियाओ और मुझसे पूछा, तुम मेरी इस तरह मदद क्यों कर रहे हो? हम स्कूल में ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। तुम्हारे लिए तो मैं बस एक मामूली क्लासमेट थी। भाई बियाओ को देखकर, तुम मेरे छोटे शैतान हो, वे कहने ही वाले थे कि मैंने जल्दी से उनका मुंह बंद कर दिया। बकवास। हम दोनों के परिवार बिजनेस में हैं। हमारे माता पिता ने हमें छोटी उम्र से ही लंबे समय के इन्वेस्टमेंट की अहमियत सिखाई। ठीक है, शायद इसलिए कि हम सुंदर, दयालु, दिलदार और क्यूट हैं, या शायद इसलिए कि मैं लस्टफुल हूं। मुझे सुंदरता लुभाती है। हर किसी को सुंदरता पसंद होती है। तुम्हें देखो, तुम पढ़ने में अच्छी हो और दिखने में भी अच्छी हो। स्कूल के फूल होने के नाते हम टैलेंट को मुरझाते हुए कैसे देख सकते हैं? मेरी लापरवाही भरी बातों को सुनकर भाई बियाओ हैरानी से घूर रहा था। चीजों में जान डालने की कोशिश कर रहे थे। लियो रुयान के हमेशा शांत चेहरे पर हैरानी दिख रही थी। जब मुझे लगा कि वो मुझे डांटने वाले हैं तो उन्होंने मुश्किल से मेरी तरफ देखा और फुसफुसाए, क्या हम ग्रेजुएट होने तक इंतजार कर सकते हैं? भाई बियाओ ने उनके कंधे पर थप्पड़ मारा और जोर से हंसे। अरे दोस्त, तुम इसे सीरियसली क्यों ले रहे हो? ये बदमाश कभी सच नहीं बोलता। मैं हार मानता हूं। मैंने जो भी कहा वो सच था। जो लड़की वापस आई है वो नेचुरली मेरी है। हम लंच ब्रेक के ठीक दौरान हॉस्पिटल से निकले। दोपहर की क्लास में 2.5 घंटे बाकी थे। आमतौर पर बियाओ और मैं बाहर जाने से पहले दोपहर 2 बजे तक घर पर रहते थे। हम में से जो लोग बस इधर उधर घूम रहे होते थे, अगर हेड डॉक्टर हमें पकड़ भी लेते तो वो बस कुछ ही शब्द कहते, शायद सजा के तौर पर हमें खड़ा कर देते। लियो रुयान चुप रहती, एक रुके हुए तालाब की तरह। वो तभी जिंदा होती जब बियाओ और मैं बात कर रहे होते। हॉस्पिटल हमारे घरों से थोड़ा दूर था, लेकिन लियो रुयान के घर की बहुत पास था। लड़की, बियाओ ने बोतल खोलते हुए हमें देते हुए कहा। लियो रुयान ने अचानक ऊपर देखा। मना करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, बियाओ ने राइडिंग खत्म कर दी थी। सीधे चलो, है ना? लियो रुयान सिर्फ सिर हिलाकर कह सकी, हाँ। बियाओ बहुत खुश हुई और बहुत तेजी से राइडिंग की, हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। लियो रुयान की आंखों में झिझक देखकर मुझे लगा कि वो शर्मिंदगी से बचने के लिए बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रही है। बियाओ और मैं गांव में पले बड़े हैं। जूनियर हाई में जाने के बाद हमारे मम्मी पापा ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया और हालात थोड़े बेहतर हुए, लेकिन इससे ज़्यादा मदद नहीं मिली। हम पढ़ाई के लिए नहीं बने थे। उसने अपना सिर झुकाया, मेरी तरफ देखा और अचानक सच में मुस्कुराई। उसने आसानी से और सच्चे दिल से कहा, थैंक यू फैंग युआन। दोपहर की धूप बहुत तेज थी और जल्द ही उसका सिर पसीने से भर गया और उसके गाल लाल हो गए। उसकी आंखें गहरी और सच्ची थीं। उसकी मुस्कुराहट चमकदार थी। हवा उसकी नीली और सफ़ेद स्कूल यूनिफॉर्म टी शर्ट पर लहरा रही थी और उस अफरा तफरी के बीच मैं अपनी धड़कन साफ सुन सकता था। सच को छिपाने की कोशिश के नीचे एक बहरा कर देने वाली आवाज़। वो धीरे धीरे और सोच समझकर बोली, क्योंकि उसके घर में तोड़फोड़ की गई थी। खड़े होने की कोई जगह नहीं बची थी। बियाओ ने जमीन से एक टूटी हुई कुर्सी उठाई और ऊंची आवाज में कहा, ये उस ग्लास फैक्ट्री के मालिक ने किया है। तुमने पुलिस को फोन नहीं किया? लियो रुयान ने आराम से कोने से झाड़ू उठाई और फर्श साफ किया। कोई सर्विलांस कैमरा नहीं? बेकार। आसपास सब बदले की कार्रवाई से डरे हुए हैं। कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं कर रहा। भाई बियाओ गुस्से में था। धत तेरी की, ये क्या बकवास है? मैंने पोछा उठाया, उसे गीला किया और उसे रगड़कर सुखा दिया। लियो रुयान ने मुझसे ले लिया। सीमेंट के फर्श पर पोछा लगाना मुश्किल है, उसने कहा। मैं कर दूंगी। कोई बात नहीं, क्लासरूम में भी पोछा लगाया जा सकता है, मैं कर दूंगी। लियो रुयान ने जोर से पोछा लिया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे मेरे कान में फुसफुसा रही हो। जाओ बैठ जाओ, मैं जल्द ही कर लूंगी। लियो रुयान और भाई बियाओ को बिजी देखकर मैं पानी खरीदने के लिए अपनी बाइक पर निकला। 3 गलियों से गुजरने के बाद मुझे आखिरकार मिल गया।
एक टूटे फूटे फूजी स्टोर पर पहुंचकर मैंने ऊपर उलझे हुए बिजली के तारों और जमीन पर गंदी नालियों को देखा। ये सोचना मुश्किल था कि शहर के दूसरी तरफ टूटी फूटी इमारतों का इतना पूरा इलाका था। इस दुनिया की नाइंसाफी जन्म के पल से ही तय हो जाती है। लियू रुआन भाई बियाओं ने घर की सफाई में 1 घंटा बिताया। हम तीनों लियू रुआन के कमरे में सोफे पर बैठ गए। भाई बियाओं ने लियू रुआन से पूछा, क्या तुमने सोचा है कि क्या करना है? लियू रुआन ने अपना सिर हिलाया। कमरे में पुराना पंखा चालू हो गया, जिससे लियू रुआन के कपड़ों के पीछे हवा लगने के कारण उसकी गोरी कमर तक फैला एक नीला बैंगनी निशान दिखाई दिया। मैंने उसके कपड़े उठाए और हैरानी और गुस्से में कहा, उन्होंने पीटा। भाई बियाओं ने लियू रुआन को पकड़ा और कहा, ये भी? तुमने हॉस्पिटल में कुछ क्यों नहीं बताया? लियू रुआन ने चुपचाप अपना पैर खींचकर घाव ढक लिया। ये तीसरी बार था जब वे जगह में तोड़फोड़ करने आए थे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने दोबारा पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो वे पक्का कर देंगे कि यहाँ खून हो। कोई बात नहीं, बियाओं ने गाली दी और अपने अंडरलिंग से बात करने के लिए उठा। मैंने उसे पकड़कर शांत रहने को कहा। अगर हिंसा से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। अब मुझ में एक मैच्योर आदमी की आत्मा है। भले ही मेरी पिछली जिंदगी में मेरा काम लॉ से रिलेटेड नहीं था, फिर भी मुझ में बेसिक कॉमन सेंस है। मैंने लियू रुआन से कुछ चीज़ों के बारे में पूछा। उसके परिवार के पास उसके पिता की चोट के बारे में हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट था। तीनों एलिमेंट्स, काम का घंटा, वर्क प्लेस और चोट का कारण, सभी क्राइटेरिया पर खरे उतरे, जिससे ये काम से रिलेटेड चोट बन गई। एक तय बात, इसके अलावा लियू रुआन से पूछताछ के दौरान मुझे पता चला कि ग्लास फैक्ट्री ने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए थे। लियू रुआन के पिता के साथ काम करने वाले अंकल और आंटी सभी काफ़ी बूढ़े थे और कुछ को तो ये भी नहीं पता था कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट और सोशल सिक्योरिटी क्या होते हैं। मैंने स्कूल के बाद बियाओं से अपने अंडर के लोगों से कांटेक्ट करवाया ताकि वे इन अंकल और आंटियों को लेबर लॉ के बारे में बता सकें और उन्हें डबल सैलरी और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की मांग करते हुए लेबर कंप्लेंट फाइल करने के लिए मना सकें। मैंने टेलीविज़न स्टेशन से भी कांटेक्ट किया। इस घटना की रिपोर्ट करने के बाद लियू रुआन के लिए अपने घर पर रहना नामुमकिन हो गया। ग्लास फैक्ट्री के मालिक के गुंडे कभी भी फिर से आ सकते थे।